नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपशिखा लीगल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कि आपकी भी लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हो चुकी है। एक नहीं, दो नहीं, 3 ईएमआई मिस हो चुकी है। ऐसे में आगे चलकर बैंक और एनबीएफसी के एजेंट द्वारा आपको कॉल करके ये कहा जाता है आप जल्दी से जल्दी अपने लोन की ईएमआई भर दो, वरना आपका लोन अकाउंट एनपीए कर दिया जाएगा और आप पर आज के आज ही ईएमआई भरने को लेकर के दबाव डाला जाता है और कहा जाता है कि अगर आपने लोन की बकाया राशि आज के आज ही नहीं भरी तो आपका लोन अकाउंट एनपीए हो जाएगा। और साथ ही ये कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका लोन अकाउंट एनपीए ना हो तो आप अपनी एक ईएमआई भर दो या फिर आप कुछ अमाउंट ही दे दो, 5,000 दे दो, मतलब जैसे तैसे आप कुछ भी पेमेंट कर दो, हम आपका लोन अकाउंट एनपीए नहीं करेंगे। और अगर आपने फिर भी अपनी ईएमआई नहीं दी या जो भी अमाउंट वो बोल रहे हैं वो नहीं पे किया तो कहा जाता है कि आपका लोन अकाउंट एनपीए हो जाएगा और बैंक और एनबीएफसी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे चलकर करेगी। और ऐसे में आप सोचते हैं कि क्या सच में एनपीए हो जाएगा और उसके बाद बैंक और एनबीएफसी हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप पर भी दबाव डाला जाता है कि नहीं एक ही ईएमआई भर दो या फिर कुछ अमाउंट ही भर दो? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि ये जो बैंक और एनबीएफसी कंपनी के एजेंट्स हैं वो किस हद तक सबको परेशान करते हैं, क्योंकि इस तरीके से आप पर दबाव नहीं डाला जा सकता। अगर आप सक्षम होते ईएमआई भरने में तो आप डिफॉल्ट करते ही क्यों? तो इसलिए अगर आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो बहुत से लोगों को ये अवेयरनेस होगी कि ऐसा एक के साथ नहीं, ये सभी लोगों के साथ ऐसा करते हैं और सभी से एक ही तरीके से प्रेशराइज करके ये दबाव डालते हैं ईएमआई भरने को लेकर के। और इन बैंक और एनबीएफसी के एजेंट्स को अगर आप बता भी देते हैं कि हम ईएमआई नहीं भर पाएंगे और हमारा ये जेन्युइन रीजन है, हमारे घर में ये इश्यूज है, ये फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये प्रॉब्लम चल रही है, अभी हम ईएमआई नहीं दे सकते, तो भी ये आपकी एक नहीं सुनते और आपको कहते हैं कि अगर आपने जल्द से जल्द अपनी ईएमआई नहीं भरी या जल्द से जल्द कुछ पेमेंट नहीं करी तो हम आपका लोन अकाउंट जो है उसको एनपीए घोषित कर देंगे और आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई हो जाएगी, आपके खिलाफ कोर्ट केस हो जाएगा और फिर आपको पता चलेगा जब जेल जाना पड़ेगा। आपको एनपीए घोषित करने को लेकर के तो इतना दबाव डालते हैं, इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है जैसे कि कल ही जेल में डाल दे और तरह तरह की आपको धमकियां भी दी जाती हैं। इसलिए अपने पेंडिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट का ड्यू जो है वो जल्दी जल्द भर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, उससे अगर आप बचना चाहते हैं तो बस आप ईएमआई भर दो, 5,000 ही दे दो, आप एक ईएमआई दे दो। तो ऐसे करके आपको कई तरह से कॉल पर प्रेशराइज करते हैं ईएमआई भरने को लेकर और ये कह करके कि आपका लोन अकाउंट एनपीए घोषित कर दिया जाएगा। अब ऐसे में आप बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि आपको ये बोलते हैं कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और कानूनी कार्रवाई के नाम से आप डर के इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, दिन भर इसी डर और चिंता में रहते हैं कि कहीं कोई कोर्ट केस मेरे खिलाफ ना हो जाए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या एनपीए होने से या फिर एनपीए घोषित होने से सच में बैंक और एनबीएफसी आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है या कोई कोर्ट केस कर सकती है? काफी लोग जिन्हें पता ही नहीं है कि एनपीए होता क्या है तो वो एनपीए का नाम सुनते ही डर जाते हैं। सच में वैसे सोचने की बात तो है कि अगर एनपीए घोषित हो गया और अगर कोई कोर्ट केस हो गया तो हर कोई सोचेगा कि भाई कोर्ट केस हो जाएगा, तो डर लगता ही है अंदर से। तो ऐसे में आपको डरने की, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लोन अकाउंट एनपीए ही होना है, कोई चोरी नहीं करी है आपने। अगर आप लोन की ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं तो ये कोई क्राइम नहीं है, आपकी सिचुएशन, परिस्थिति ऐसी है जिसके चलते आप लोन की ईएमआई डिफॉल्ट कर रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। आज हम एनपीए के बारे में ही बात करेंगे, उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा के रखें ताकि जो भी नए अपडेट्स हैं वो आपके पास आते रहे लोन से जुड़े। और अगर आप चाहते हैं कि
आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिलीज या किसी को भी शेयर करना चाहते हैं तो शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इन सब चीजों से अवेयर हो पाए। क्या आपको भी लगता है कि एनपीए घोषित हो जाना कोई क्राइम है? क्या उसके बाद आपके ऊपर सच में कोर्ट केस हो जाता है? क्या एनपीए होने के बाद आप लोन को स्टैंडर्ड या फिर रेगुलर लोन अकाउंट नहीं बना सकते? क्या एनपीए होने के बाद आप डिफॉल्टर ही रहेंगे? क्या आगे आप टोटल आउटस्टैंडिंग जो भी बकाया राशि है वो दे नहीं सकते हैं? क्या आप सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं? क्यों आपको सेटलमेंट करने का राइट नहीं मिला है? तो आज हम इन्हीं सब सवालों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। इन सब बातों से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि एनपीए होता क्या है। एनपीए की जो फुल फॉर्म है वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब कोई पर्सन बैंक से लोन लेता है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो बिजनेस लोन हो, चाहे किसी भी तरह का अनसिक्योर्ड लोन हो, और वो पर्सन लगातार 3 ईएमआई डिफॉल्ट करता है, यानी कि 3 ईएमआई वो नहीं भरता है, या फिर कंटिन्यूअसली 92 डेज तक ईएमआई डिफॉल्ट करता है, और ऐसे में बैंक और एनबीएफसी कंपनी 92 डेज के बाद अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस आपके लोन अकाउंट को एनपीए घोषित कर देता है। ये एक तरह से आपके लोन अकाउंट का स्टेटस बताता है, और बैंक और एनबीएफसी अपने सिस्टम में, अपने बैलेंस शीट में, या फिर जो भी उनका रिकॉर्ड है, एनपीए का जो स्टेटस है उसे मेंटेन करती है। बैंक एनबीएफसी के रिकॉर्ड में ये रहता है कि हमने इतना लोन दिया था और अब उनसे हमें कोई भी इनकम नहीं हो पा रही है। बेसिकली जो लोन आपको दिया जाता है वो बैंक का एसेट होता है, और जो आप उस पे इंटरेस्ट देते हो वो उसका प्रॉफिट होता है। और जब एसेट परफॉर्म नहीं करता है, या आप जो लोन की ईएमआई नहीं भरते हैं, उनको वो प्रॉफिट नहीं देते हैं, तो ऐसे में आप एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाते हैं। ऐसे में आपका जो लोन अकाउंट है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है, और जब वो एसेट परफॉर्म नहीं करता तो उसी को हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसे हम एनपीए बोलते हैं, जिसका डर आपके मन में सबसे ज्यादा है कि एनपीए घोषित हो गया है। अब मान लीजिए कि ठीक है, आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होगी, आपने रेगुलरली 3 ईएमआई डिफॉल्ट कर दी, आपका लोन अकाउंट एनपीए भी घोषित हो गया। अब ऐसे में बैंक और एनबीएफसी उसको क्या अथॉरिटी है, वो क्या कर सकती है? यहाँ पर जो बैंक है और एनबीएफसी है उसको ये परमिशन होती है, उसको ये अथॉरिटी होती है आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से, वो लोन बोरोवर जो भी है उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकती है। अब लीगल एक्शन की बात जब आती है तो आप सोचते हैं कि लीगल एक्शन का मतलब है कि कोर्ट केस या फिर हमारे खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, बट आपको शायद नहीं पता कि लीगल एक्शन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो भी बैंक और एनबीएफसी कंपनी है उनको आपको लीगल नोटिस भेजने का, या फिर आपको ये इंटीमेट करने का, आपको ये इन्फॉर्म करने का कि जो भी आपकी बकाया राशि है वो पेंडिंग है, या जो भी आपका टोटल आउटस्टैंडिंग है वो पेंडिंग है, या आपने इतनी इतनी ईएमआई डिफॉल्ट कर दी है तो आपने अभी तक पे नहीं किया। अगर आप किसी कारण की वजह से भूल गए हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप भूल भी जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपको डेट का पता नहीं होता, तो इस वजह से भी ईएमआई बाउंस हो जाती है, डिफॉल्ट हो जाती है। तो ऐसे में वो आपको इन्फॉर्म करते हैं कि आपकी ईएमआई जो है वो ड्यू है, आप जल्द से जल्द इसे पे कर दें। अगर आप पे नहीं करते हैं तो उसके बाद फिर वो आगे आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, और आपको ये लीगल नोटिस भेजते हैं। जो लीगल नोटिस शायद आप जैसे बहुत लोगों के पास में आए भी होंगे, और आने की वो धमकियां भी देते हैं कि हम लीगल नोटिस भेजेंगे आपको, या आपके अगेंस्ट में लीगल नोटिस इशू हो जाएगा। मैसेजेस देते हैं, सबसे पहले तो वो मैसेजेस देते हैं, और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मुझसे पूछते भी हैं कि जो मैसेजेस आते हैं वो मैसेजेस नॉर्मल मैसेजेस होते हैं, कोई एडवोकेट के थ्रू नहीं आते। नॉर्मल व्हाट्सएप मैसेज हो गया या फिर टेक्स्ट मैसेज होते हैं, जिसमें बस सिर्फ आपको ये कहा जाता है कि आपका इतना आउटस्टैंडिंग है, आप पे कर दीजिए, आपका इतना ड्यू है, आपका टोटल आउटस्टैंडिंग इतना है, हम आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग करेंगे, हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे।
तो ऐसे में आप सोचते हैं कि यार मैसेज हमें आ रहे हैं, तो क्या आपको इन मैसेजेस को सीरियसली लेना चाहिए? क्या आपको इन मैसेजेस को ये मान लेना चाहिए कि आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन स्टार्ट हो गया है? कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास इस तरह के मैसेजेस आए हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं भी उनको अवेयर करा सकूं कि जो मैसेजेस आते हैं दैट डजंट मीन कि वो लीगल एक्शन स्टार्ट हो गया है। लीगल एक्शन स्टार्ट होने से पहले बैंक और एनबीएफसी आपको लीगल नोटिस भेजती है, लोन रिकॉल नोटिस भेजती है, डिमांड नोटिस भेजती है। आपके पास कई बार आर्बिट्रेशन इनिशिएट करने के मैसेज आते हैं। सेक्शन 21 आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन एक्ट के तहत में लीगल नोटिस आते हैं, प्री आर्बिट्रेशन के नोटिस आते हैं, लीगल एक्शन अंडर सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत में आते हैं। तो ये जितने भी नोटिस हैं ये बेसिकली एक तरह से इंटीमेशन है, और जो भी लीगल एक्शन फ्यूचर में लिया जाएगा उससे पहले आपको इंटीमेट किया जाता है कि अगर आपकी सिचुएशन कंडीशन है कि आप पे कर सकते हैं तो आप पे कर दीजिए। जो भी आउटस्टैंडिंग है, अगर आप चाहते हैं कि पे करना है तो आप पे कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो मैं यही कहूँगी कि आपकी जो भी आउटस्टैंडिंग है वो ड्यूज हैं उनको पे कर दीजिए। अगर आपके पास किसी रीज़न की वजह से नहीं है पैसे, जो भी टोटल आउटस्टैंडिंग है, ईएमआई है, वो नहीं पे कर सकते हैं, तो ऐसे में आप भी बताइए कि क्या कर सकते हैं आप। ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं चोरी करके पैसे लेके आ जाएं, ऐसा तो नहीं है कि हम अपने घर वालों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लायबिलिटीज़ हैं, उनको नज़रअंदाज कर दें। भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ईएमआई देने से ज़्यादा ज़रूरी है आपके बीवी बच्चे, उनका भरण पोषण। ऐसे में ईएमआई देना इतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी आपको अपने परिवार, अपने फैमिली मेंबर्स का भरण पोषण है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई सिचुएशन है या आपके साथ भी ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आपको इससे डरने घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास ईसीएस बाउंस में भी अगर नोटिस आता है, जिसमें कई बार आपको 7 दिन का टाइम मिलता है, 10 दिन का टाइम मिलता है, तो इस तरह के जो नोटिस होते हैं इनसे आपको डरने की, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इन नोटिस का रिप्लाई दे सकते हैं। अगर आप रिप्लाई करते हैं, आपके पास कोई जेन्युइन रीज़न है कि जिस चलते आप ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, तो वो रीज़न देते हुए, वो रीज़न बताते हुए आप उनको रिप्लाई ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि आप क्या रिप्लाई करें, कैसे नहीं करें, तो आप एक एडवोकेट का भी हेल्प ले सकते हैं, उनसे भी ड्राफ्ट करवा सकते हैं। वो आपको एक अच्छे लीगल तरीके से उसका रिप्लाई बना करके देते हैं। तो आपको इसमें जो गलतियां हैं नहीं करनी है रिप्लाई करते टाइम, वो एडवोकेट इन बातों का ध्यान जरूर रखता है, क्योंकि आप जब भी अपने तरफ से रिप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप रिप्लाई नहीं कर सकते, आप अपने हैंड से भी रिप्लाई कर सकते हो। बट होता क्या है कि जब भी आपके पास किसी एडवोकेट के थ्रू नोटिस आते हैं, तो ऐसे में रिप्लाई, जब लीगली आपके पास नोटिस आते हैं तो रिप्लाई भी आपका लीगली होता है, लीगल टर्म्स में होता है, लीगल लैंग्वेज में होता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं, ऐसे रिप्लाई कर देते हैं जिससे उनको ही प्रॉब्लम होती है उल्टा। मैंने बहुत सारे ऐसे व्यूअर सब्सक्राइबर्स हैं जिनसे मैंने बात की है, जो ऐसे चीज़ें बताते हैं कि हम क्या रिप्लाई दें, हम तो क्या कहते हैं मल्टीपल लोन ट्रैप में फंस गए हैं, हमारे पास मल्टीपल लोन्स हो गए हैं, तो क्या हम यही रिप्लाई दे दें। तो इस तरह के रिप्लाईज वो देते हैं, तो ऐसे में प्रॉब्लम आप ही को फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप गलत रिप्लाई करते हैं तो उसका आप ही को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बैंक और एनबीएफसी आपको इस तरह के नोटिस दे करके, लीगल नोटिस दे करके इंटीमेट कर सकता है कि अगर आप नहीं देते हैं टोटल आउटस्टैंडिंग, तो आपके खिलाफ हम लीगल एक्शन फ्यूचर में इनिशिएट करेंगे। कोई भी क्रेडिट कार्ड अगर ड्यू होता है तो जनरली वो आपके पास आर्बिट्रेशन के नोटिस को भेजते हैं, आर्बिट्रेशन इन्वोक करने के नोटिस भेजते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि इन्वोक करने का मैसेज भेजा मतलब कि अब कोर्ट केस स्टार्ट हो जाएगा, लीगल एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इनिशिएट कर सकते हैं। तो आपके पास भी अगर वो इस तरह का कोई नोटिस भेजते हैं कि आर्बिट्रेशन इनिशिएट करेंगे या
हम आर्बिट्रेशन सेक्शन 21 में करेंगे। आप इसमें ऑब्जेक्शन दे करके भी अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हो। अगर आप किसी एडवोकेट के माध्यम से भेज सकते हैं तो एडवोकेट के माध्यम से भेजें। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद रिप्लाई करना चाहते हैं तो आप खुद भी रिप्लाई कर सकते हैं। तो एनपीए होने के बाद ये सारे प्रोसीजर्स हैं जो बैंक और एनबीएफसी कंपनी जो है वो फॉलो करती है, जो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फॉलो करती है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि चाहे वो बैंक हो चाहे वो एनबीएफसी कंपनी हो, उनको आरबीआई की गाइडलाइंस जो है उनको फॉलो करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आपको मैंने बताया है कि उनके ऊपर पेनल्टी भी लगती है, उनको बैन भी कर दिया जाता है। तो आप ही बताइए कि इतने मुश्किल से तो लाइसेंस मिलता है, क्या वो एक गलती के चलते अपना जो लाइसेंस है उसे रद्द करवाना चाहेंगे? तो इसलिए वो मैक्सिमम जो है वो अपने जो केसेस हैं वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करती है, और जो थर्ड पार्टी है वो रिकवरी की प्रोसीजर जो है वो करती है, ताकि कोई भी दिक्कत उनको ना फेस करनी पड़े। कभी ऐसा होता है कि जो थर्ड पार्टी एजेंसी वो हायर करते हैं और उनके जो रिकवरी एजेंट्स आपके पास आते हैं रिकवरी के लिए, आपको हैरास और परेशान करते हैं और आरबीआई की गाइडलाइंस की तो धज्जियां उड़ा देते हैं, कोई फॉलो नहीं करता है। मुझे भी पता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए कि क्या सच में आरबीआई की गाइडलाइंस को वो फॉलो करते हैं? क्या आप जब उनसे पूछते हैं कि हमें ऑथराइजेशन लेटर दो तो क्या वो देते हैं? आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि ऐसा वो करते हैं। बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो अगर किसी के साथ भी ऐसा हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि इंटेंशनली ऐसा ना करें। आप ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं, वो अगर इंटेंशनली करते हैं तो बिल्कुल मैं कहूंगी कि बिल्कुल भी नहीं ईएमआई डिफॉल्ट करें। जब तक कि कोई जेन्युइन रीजन ना हो, जब तक कि कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो, जब तक कि कोई ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो, जब तक कि कोई फैमिली इश्यूज ना हो, जब तक कि आपने कोई बिजनेस लॉस ना फेस किया हो, जब तक कि आपकी जॉब ना छूट गई हो, घर में कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो गई हो जो आपके कंट्रोल में ना हो, तो जब तक ये सारी परिस्थितियां ना हो आप बिल्कुल भी ईएमआई डिफॉल्ट ना करें। आप टाइमली ईएमआई दें और अगर कोई भी ड्यू है तो उसको पे जरूर करें। तो ऐसी परिस्थिति में आपको अब एनपीए शब्द से डरने की भी जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है और आप ईएमआई डिफॉल्ट कर देते हैं लगातार 3 महीने, तो आपका लोन अकाउंट अगर एनपीए हो भी जाता है उसमें भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनपीए होने के बाद वो जो भी लीगल एक्शंस लेती हैं आप उसको कंटेस्ट कर सकते हो, आप उसका रिप्लाई कर सकते हो, आप उसको ऑब्जेक्ट कर सकते हो ऑब्जेक्शन दे करके। तो ये सब आपके भी राइट्स हैं, आपको भी कुछ राइट्स मिले हुए हैं अपनी बात रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो उन राइट्स का यूज करें, उन राइट्स का इस्तेमाल जरूर करें। तो ऐसे में बैंक और एनबीएफसी क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करती है वो प्रोसीजर मैं आपको बता ही चुकी हूँ, और ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग से सारा डर निकल चुका होगा एनपीए को लेकर के। और बैंक और एनबीएफसी अगर एनपीए होने के बाद कोई भी एक्शन लेती है, कोई भी लीगल एक्शन लेती है, तो ऐसे में भी आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको भी जो राइट्स मिले हैं उनका आप यूज करके अपना बचाव कर सकते हैं। अपना इतना कीमती समय देने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशन है, नई अपडेट्स हैं वीडियो की, वो आपको मिलती रहें और इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। आज का वीडियो यहीं पर। नमस्कार।